हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, भीड़, भगदड़ और मौत। तमिलनाडु के करूर में हुई विजय की रैली, टीवी के रैली में जो भगदड़ हुई उसने हमें एक बार फिर से ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में हमें आज भी भीड़ संभालने में बार बार नाकामी क्यों मिलती है। तमिलनाडु के करूर में विजय की रैली केवल एक राजनीतिक शो नहीं था, बल्कि एक चेतावनी भी थी। एक ऐसी चेतावनी जिसने हमें याद दिलाया कि भारत जहां हर दिन करोड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, चाहे वह धर्म के नाम पर हो, राजनीति के नाम पर, खेल के नाम पर या सिनेमा के नाम पर, वहां भीड़ अब एक उत्सव का प्रतीक नहीं रह गई है, बल्कि यह मौत का दूसरा नाम भी बन चुकी है। करूर की रैली में चीखें थी, अफरा तफरी थी और वही पुराना सवाल था, क्राउड मैनेजमेंट कहां है, क्राउड मैनेजमेंट क्यों मिस होता है हमसे। लेकिन सच यह है कि यह सवाल भी नया नहीं है। हाथरस में आपने देखा ऐसी ही त्रासदी हुई, प्रयागराज के कुंभ के समय स्टेशन पर जो हादसा हुआ, चेन्नई के IPL मैच जीतने के बाद ऐसा ही हादसा हुआ, रजनीकांत की फिल्मों में उमड़ी हुई जन सैलाब ने भी यही चीज हमें दिखाई। हर बार वही कहानी, वही भीड़ को संभालने की नाकामी और लोगों की मौत। तो असली मुद्दा यह है कि क्या हम भीड़ प्रबंधन सीखना ही नहीं चाहते, या हमारी सरकारें और आयोजक सिर्फ भीड़ जुटाने में लगे रहते हैं, भीड़ संभालने और भीड़ के मैनेजमेंट के लिए कोई भी उत्तरदायी नहीं होना चाहता। आज हम सिर्फ एक घटना को नहीं देखेंगे, बल्कि उस पैटर्न को समझेंगे जो हमारे यहाँ बार बार दोहराया जा रहा है, और पूछेंगे वो सवाल जो यूपीएससी के लिए ही नहीं बल्कि भारत के लोकतंत्र और शासन की आत्मा के लिए भी बहुत अहम है कि क्या इस देश में जनता की जान सबसे सस्ती है। शुरू करते हैं आज का वीडियो, और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बताता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाया करेंगे, करंट के अपडेट्स मिल जाया करेंगे, और यूपीएससी के संबंध में जब भी आपको कभी सलाह या सहायता की आवश्यकता हो तो मैं आपको यहां पर अवेलेबल रहूंगा। शुरू करते हैं अपना वीडियो। करूर की टीवी के रैली से शुरू करते हैं। देखिए, तमिलनाडु की राजनीति में एक नया नाम आज बहुत तेजी से उभर रहा है, और वो है थलपति विजय का। उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी है तमिलंगा वेत्री कजकम। इस पार्टी ने एक रैली आयोजित की करूर में। यह एक राजनीतिक शो नहीं था, बल्कि अपना शक्ति प्रदर्शन भी था, और एक संदेश कि अब टीवी के जमीनी कार्यकर्ता में गंभीर खिलाड़ियों के साथ तमिलनाडु की राजनीति में प्रवेश कर रही है। लेकिन इस रैली ने क्या दिखाया? हजारों लोग उमड़े, जिनकी संख्या आयोजकों के अनुमान से कहीं ज्यादा थी। एंट्री और एग्जिट रूट बेहद सीमित थे, बैरिकेडिंग असंगठित थी, क्राउड फ्लो का कोई साइंटिफिक प्लान ही नहीं था। हीट, पुशिंग और अफवाहों ने माहौल में अफरा तफरी मचा दी, और देखते ही देखते मेडिकल, पोस्ट एम्बुलेंस और इमरजेंसी रिस्पांस भी न होने के कारण एक बड़ा हादसा हो गया। क्योस हो गई, वहां पर भगदड़ की स्थिति बनी, कई लोग घायल हुए और बहुत लोगों की मृत्यु भी हुई। वास्तव में यह रैली जो जनता की सुरक्षा और शक्ति का प्रतीक होना चाहिए था, कहीं ना कहीं जनता की सुरक्षा के लिए एक खतरा बन गई। यह घटना केवल एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स नहीं है, बल्कि यह बताती है कि भारत में अब भी पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ज्यादा जरूरी है बजाय पब्लिक सेफ्टी के। ज्यादा महत्व पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन पर दिया जा रहा है। क्राउड का मैनेजमेंट अभी भी रिएक्टिव है, प्रोएक्टिव नहीं है, और साथ ही साथ रैली या आयोजन की सफलता भीड़ की संख्या से नापी जाती है, उसके सुरक्षित प्रबंधन से नहीं। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यह मामला केवल रीजनल न्यूज का नहीं है, यह गवर्नेंस का एक कोर सवाल बनता है। और सवाल यह है कि राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, जो कि आर्टिकल 19 में आपको मिलता है, वह आर्टिकल 21 में दिए गए राइट टू लाइफ के अधिकार के साथ कैसे बैलेंस किया जाए। इसके बाद अगर हम देखें तो ऐसी कई घटनाएं भारत में रिसेंट समय में देखने को मिली हैं। जैसे कि कुछ घटनाओं की अगर हम चर्चा करें तो एक बड़ी घटना याद आती है हाथरस की। 2024 में ही एक धार्मिक प्रवचन आयोजित किया गया, भक्तों की भीड़ हुई, एक अफवाह आई कि गेट बंद हो गया है, लोग भागने लगे, महिलाएं और बच्चे कुचले गए, 120 से ज्यादा मौतें हुई। प्रशासन भी वहीं था, लेकिन कोई एग्जिट प्लान नहीं था, कोई इमरजेंसी ड्रिल नहीं थी, यानी
लोग भगवान के नाम पर इकट्ठे हुए और घर केवल 100 लौटे। इसी की तरह से दूसरी घटना भी अगर हम देखें तो बहुत ही रिसेंटली हुई, जो कि इलाहाबाद में प्रयागराज में कुंभ मेले के दौरान हुई। आस्थावान लोगों का समागम था, बहुत बड़ा समागम था, लाखों श्रद्धालु आए, रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई, 36 से ज्यादा मौतें हुई। इलाहाबाद में यानी कि प्रयागराज में भी भगदड़ की 2-3 घटनाएं हुई और कई लोगों की मृत्यु हुई। रेलवे, अपनी पुलिस और नगर निगम सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए दिखाई तो दे रहे थे, लेकिन कोई इंटीग्रेटेड कमांड नहीं था। जगह जगह पर लोगों की मृत्यु हो रही थी और एकजुट प्रबंधन नदारद था। यह एक बड़ी कमी दिखाई दी इस घटना से। एक और घटना अगर हम देखें तो यह घटना हुई चेन्नई के आईपीएल मैच के दौरान 2024 में ही, जब क्रिकेट में लोग फैंस अपने सेलिब्रेट कर रहे थे जुनून के साथ, जनसैलाब के रूप में ब्लैक टिकटिंग और बिना नियंत्रण के गेट और सेलिब्रेशन के दौरान धक्का मुक्की करते रहे, हजारों महिलाएं बच्चे गिरते रहे, पुलिस लाचार गिरती रही। वास्तव में यह कॉमर्शियल इवेंट भी उतना बड़ा हाई रिस्क बन गया, यहां तक कि इसके बारे में चेन्नई पुलिस ने जो अपडेट किया वो यह था कि आयोजकों ने पुलिस को अपडेट ही नहीं किया था, जबकि इस इवेंट में वहां के उप मुख्यमंत्री स्वयं मौजूद थे। तो इस तरह की घटनाएं और इस तरीके की चीजें लगातार होती रहीं। अभी रिसेंटली हमने देखा सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्मों जब रिलीज होती हैं, अभी जैसे जेलर रिलीज हुई थी, कबाली रिलीज हुई थी, ऐसे ही मूवीज जब रिलीज होती हैं तो सिनेमा हॉल के बाहर हजारों फैंस का हुजूम जड़ जाता है, भीड़ का जुनून होता है, पटाखे होते हैं, नाच गाने होते हैं और अचानक भगदड़ मच जाती है। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ता है और वास्तव में फैन कल्चर तक को भी हम संभालना अभी तक नहीं सीख पाए हैं। तो ये बहुत सारी घटनाएं हैं, अगर आप देखेंगे तो हर महीने 2 महीने में इस प्रकार की घटनाएं आपको देखने मिलेंगी, कभी धर्म के नाम पर, कभी मूवीज के नाम पर, कभी क्रिकेट के नाम पर, कभी पॉलिटिक्स के नाम पर आप भगदड़ और उससे हुई मौत की घटनाओं को बार बार देखते रहेंगे। तो वास्तव में अगर इसके हम विभिन्न एंगल से विश्लेषण करें तो सबसे पहली बात है सामान्य असफलताएं क्या हैं। भले ही ऐसी इन घटनाओं के कारण अलग थे, स्थान अलग थे, समय अलग थे, लेकिन पैटर्न सब में एक जैसा ही था। सामान्य असफलताओं की बात करें तो सबसे पहले लैक ऑफ प्लानिंग, यानी कि अच्छा प्लान या नियोजन न किया जाना, यह एक पहली बड़ी समस्या समझ आती है। नियोजन, वास्तव में आयोजक हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं कि कितनी भीड़ आएगी, तो वे भीड़ का सही अनुमान नहीं लगा पाते और उसको बहुत बेहतर ढंग से मैनेज भी नहीं कर सकते। इसी तरीके से पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि खराब अवसंरचनात्मक व्यवस्था, जैसे कि सकरे रास्ते होते हैं, एक ही गेट होता है, वैकल्पिक एग्जिट प्लान नहीं होता, कोऑर्डिनेशन का भी फेल्योर होता है, जैसे रेलवे, पुलिस, स्थानीय निकाय सब अलग अलग काम कर रहे होते हैं, कोई भी इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर नहीं होता है। इसी तरीके से अगर भीड़ इकट्ठा हुई है तो इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए पहले से ही तैयारी होनी चाहिए और यह भी हमेशा फेल होता है। एम्बुलेंस, फर्स्ट एड पोस्ट और ट्रेंड वॉलंटियर्स नहीं होते हैं वहां पर। इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि जो मास साइकोलॉजी होती है उसका भी ध्यान नहीं रखा जाता है। मास साइकोलॉजी की बात करें कि अगर पैनिक की स्थिति बनती है, अगर भीड़ में पैनिक की स्थिति बनती है तो डोमिनोज इफेक्ट क्रिएट हो जाता है और लोग एक दूसरे को कनेक्ट करते हुए भागना शुरू करते हैं और यह साइकोलॉजी मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। इसके साथ साथ इसमें कई सारे सिस्टमेटिक इश्यूज भी हम नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे भारत में हमेशा से अगर हम क्राउड मैनेजमेंट के इशू को देखें तो ये रिएक्टिव होता है, प्रोएक्टिव नहीं होता। राजनीतिक रैली और धार्मिक आयोजनों में जो फोकस होता है वह इस पर होता है कि कितनी भीड़ आई, केवल हेड काउंट हो रहा है, ना कि इस पर ध्यान दिया जाए कि भीड़ कितनी सुरक्षित है। इवेंट लाइसेंसिंग और अकाउंटेबिलिटी केवल फॉर्मेलिटीज होते हैं। पुलिस ट्रेनिंग ज्यादातर लॉ एंड ऑर्डर तक सीमित होती है। क्राउड साइकोलॉजी और डिजास्टर ड्रिल्स बहुत ही रेयर है यहाँ पर और यह बड़ा सिस्टमेटिक फेल्योर है भीड़ के प्रबंधन के लिए। क्राउड साइकोलॉजी के एंगल को थोड़ा सा और अगर हम ध्यान से देखें तो वास्तव में भीड़ का व्यवहार व्यक्ति के व्यवहार से बिल्कुल अलग होता है। छोटी सी अफवाह फैला दीजिए, गेट टूट गया, करंट लग गया, आग लग गई, पैनिक क्रिएट हो जाएगा, भगदड़ मच जाएगी। पैनिक वेव इतनी तेज होती है कि कोई भी सिस्टम अगर तैयारी पहले से नहीं किया हुआ है तो कोलैप्स कर जाएगा और यही हर एक भीड़ के साथ हुई घटनाओं में हम देखते हैं। वास्तव में समस्या भीड़ नहीं है, समस्या है व्यवस्था।
भीड़ तो हमेशा भीड़ की तरह ही व्यवहार करेगी। जिम्मेदारी राज्य की है, जिम्मेदारी आयोजकों की है कि वह भीड़ को सुरक्षित बनाएं, ना कि मौत का कारण बना दें। तो यह विश्लेषण करने के बाद अगर हम देखें तो इसके कई सारे समाधान हम समझ सकते हैं, कई सारे तरीके अपनाए जा सकते हैं, जिससे यह कहीं ना कहीं आपके लिए और देश के लिए और समाज के लिए किसी प्रकार का संकट ना बने। देखिए, यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में आपको यूपीएससी के पीवाईक्यू के मैं आपको 2 मेंस के क्वेश्चन दिखाऊंगा जो सेम टॉपिक पर आए हुए हैं, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत महत्वपूर्ण रूप से समझिएगा। देखिए, समाधान क्या हो सकता है? समाधान यह है कि वैज्ञानिक भीड़ प्रबंधन किया जाए, यानी कि जैसे हवाई अड्डों पर और मेट्रो स्टेशनों पर क्राउड सिमुलेशन सॉफ्टवेयर्स लगे होते हैं, सेंसर्स लगे होते हैं, वैसे ही बड़े आयोजनों में भी भीड़ के प्रवाह के फ्लो को पहले से मॉडल करना चाहिए। अगर हम ड्रोन सर्विलांस और एआई बेस्ड काउंटिंग की सिस्टम को मैनेज करें तो रियल टाइम मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम साइंटिफिक टूल्स का, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें तो हमें लोगों का पता होगा, भीड़ के सेंटर का पता होगा, जहां से समस्या शुरू हो रही होगी उस जगह को हम तुरंत आइडेंटिफाई करके वहीं पर एड्रेस भी कर सकेंगे। दूसरी बड़ी चीज, लोगों को चाहिए कि एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र जरूर स्थापित करें। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इंटीग्रेटेड होना चाहिए। भीड़ प्रबंधन केवल पुलिस का काम नहीं है, रेलवे, स्वास्थ्य सेवाएं, स्थानीय प्रशासन, आयोजक सभी को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़कर मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन बनाना होगा, तभी भीड़ सही ढंग से मैनेज हो पाएगी। इसके साथ साथ जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो कानूनी जवाबदेही बहुत इंपॉर्टेंट है। भीड़ की मौतें केवल दुर्घटना नहीं होती, ये लापरवाही का नतीजा होती हैं। इसीलिए आयोजकों पर क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस चलना चाहिए। सेफ्टी कंप्लायंस ना होने पर सख्त दंड देने का प्रावधान होना चाहिए और इसे शीघ्र इंप्लीमेंट भी करना चाहिए। लोगों की मौत कोई खेल नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि पुलिस और स्वयंसेवकों को भी इस संबंध में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जैसे कि पुलिस बल है, वो केवल लॉ एंड ऑर्डर के लिए ट्रेनिंग ले रहा है, उसकी मॉक ड्रिल कर रहा है, लेकिन क्राउड साइकोलॉजी, डिजास्टर रिस्पांस, इन सब के लिए भी उनको प्रशिक्षित करना बहुत आवश्यक है। स्थानीय स्तर पर वॉलंटियर्स होने चाहिए और ट्रेड वॉलंटियर्स होने चाहिए जो कि भीड़ को नियंत्रित करना जानते हो। इसके साथ साथ जन जागरूकता एक बड़ा मुद्दा है। लोगों को यह सिखाना होगा कि पैनिक में दौड़ना या भागना जानलेवा हो सकता है। लोगों को पोस्टर्स, अनाउंसमेंट्स और ड्रिल्स के माध्यम से क्राउड बिहेवियर को डिसिप्लिन करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए और उन्हें इसकी ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए। इसके साथ साथ तकनीकी एकीकरण किया जाए। मोबाइल ऐप्स, एसएमएस अलर्ट्स, क्राउड डेंसिटी वार्निंग्स और जीपीएस बेस्ड क्राउड ट्रैकिंग सिस्टम्स को अपडेट किया जाए, जिससे लोगों को पहले से ही सतर्क किया जा सके कि वे इस प्रकार की स्थितियों में ना फंसें। तो ये अगर कदम उठाए जाएंगे तो निश्चित तौर पर इस प्रकार की अप्रिय घटनाएं हमारे देश में नहीं घटेंगी। अब अगर हम देखें, यूपीएससी की बात करें तो देखिए, यह केवल एक घटना नहीं है, केवल एक न्यूज नहीं है, लेकिन भारत में अगर हम देखें तो गवर्नेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट और एथिक्स, इन तीनों की ग्राउंड रियलिटी चेक कर रहा है। और इसीलिए अगर आप देखें तो जीएस पेपर 2 यानी कि गवर्नेंस और पॉलिटी में आर्टिकल 19, 21 इन दोनों से कनेक्ट करता है। ये जीएस पेपर 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट पर से ये सीधा कनेक्ट करता है। भगदड़ को यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस और एनडीएमए यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी दोनों ही मैन मेड डिजास्टर्स की श्रेणी में रखते हैं। अगर एनडीएमए की गाइडलाइंस को देखा जाए तो वो साफ साफ कहती है कि 1 वर्ग मीटर में 2 से ज्यादा व्यक्ति नहीं होने चाहिए। मॉक ड्रिल्स अनिवार्य हैं। मल्टीपल एग्जिट रूट्स होने चाहिए। इसके साथ साथ सीसीटीवी, ड्रोन्स और रियल टाइम मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में एनडीएमए की इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जाता। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो एथिक्स में भी क्राउड मैनेजमेंट फेल्योर प्रशासनिक असफलता के साथ साथ एथिकल फेल्योर भी है। जनता की जान बचाना एक पब्लिक सर्वेंट का सबसे बड़ा कर्तव्य है। जब नेग्लिजेंस से लोग मरते हैं तो यह केवल कानूनी अपराध नहीं, नैतिक अपराध भी बनता है। अगर हम यूपीएससी के पीवाईक्यूज को देखें तो 2 बार 2013 में, 2016 में इस पर प्रश्न आया हुआ है। अगर हम 2013 के प्रश्न की बात करें तो भारत में बड़े पैमाने पर होने वाले धार्मिक या सांस्कृतिक आयोजनों में बार बार भगदड़ की घटनाएं सामने आती हैं। इनके मुख्य कारणों की पहचान कीजिए और इनके निवारण के लिए ठोस उपाय सुझाइए। जीएस पेपर 2 में 2016 में यह क्वेश्चन आया है, मानव जनित आपदाओं के प्रबंधन में राज्य की भूमिका पर चर्चा कीजिए, विशेष रूप से भीड़ प्रबंधन के
संदर्भ में। तो अगर आप देखें तो यह टॉपिक यूपीएससी से सीधा कनेक्टेड है, इस पर प्रश्न आते हैं और इन प्रश्नों का उत्तर आपके पास अवश्य होना चाहिए। और अगर आप इस वीडियो के एनालिसिस को बहुत ध्यान से देखेंगे तो इसके हर एक एंगल को मैंने कवर किया है और आप एक बेहतर आंसर फ्रेम कर सकेंगे। देखिए, इस पूरी चर्चा के बाद अगर इन कंक्लूजन हम बात करें तो करूर की जो टीवी के रैली हुई है, जो हाथरस में धार्मिक प्रवचन हुआ, कुंभ में जो घटना हुई, चेन्नई में जो आईपीएल का मैच हुआ, या रजनीकांत की जो फिल्म का मैंने बात करा, भारत में भीड़ बार बार जान की दुश्मन बन जाती है। लेकिन सच्चाई यह है, असफलता भीड़ होना नहीं है, असफलता व्यवस्था की होती है। हम बार बार वही सुनते हैं, हादसा हो गया, लोग मर गए, जांच होगी, और फिर अगली त्रासदी का इंतजार करते हैं। क्या यह लोकतंत्र है? देखिए, जनता की जान इतनी सस्ती नहीं है कि वह भीड़ में मरे हुए लोगों का सिर्फ आंकड़ा बनकर रह जाए। यूपीएससी के लिए यह सिर्फ करंट अफेयर्स का मुद्दा नहीं है, बल्कि शासन और उत्तरदायित्व यानी कि अकाउंटेबिलिटी का सीधा सवाल है। क्योंकि एक सभ्य राज्य वही है जहां पर अपने नागरिकों को न सिर्फ शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने का अधिकार हो, बल्कि सुरक्षित घर लौटने की गारंटी भी हो। फिर सवाल आपसे लास्ट में, जैसा मैं हमेशा करता हूं, आप बताएं कि क्या भारत में भीड़ से होने वाले प्रबंधन के लिए आयोजकों और सरकार को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए या नहीं ठहराया जाना चाहिए, और क्यों हर भगदड़ के बाद सिर्फ हम शोक संदेश और आंकड़े गिनते रहते हैं, सरकार से नाम मात्र का कंपनसेशन लेते हैं, लोग इसके लिए जागरूक क्यों नहीं हो पाते? अपने विचार अवश्य कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपके विचारों का इंतजार रहेगा, क्योंकि यह मामला जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही संवेदनशील भी है। आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा अनाउंसमेंट है आपके लिए। यूपीएससी आईएएस की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए स्टडी IQ IAS एक बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। खुशखबरी आपकी तरफ से भी है, क्योंकि आपकी साथ के कारण स्टडी IQ IAS बन गया है 20 मिलियन का सब्सक्राइबर का परिवार। आपका स्नेह, आपका साथ, आपका लगाव हमारे साथ बना हुआ है, और इस खुशखबरी को, इस खुशी को शेयर करेंगे हम अपने भविष्य की तैयारी करने वाले बच्चों के साथ। वे बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए हमारे सारे फाउंडेशन बैचेस मात्र 20,000 में अवेलेबल है। इस 20,000 में आप 26 के लिए, 27 के लिए या 28 के लिए तैयारी करना चाहते हो, आपको बैच मिल जाएगा। सारा का सारा जो शेड्यूल और मॉड्यूल है आप हमारे ऐप पर जाकर के या हमारी वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हो। ये मौका बिल्कुल ऐसा है जो वंस इन अ प्रिपरेशन टाइम आता है, ऐसा कह सकते हैं। तो ध्यान देना है कि ये 30 सितंबर तक ही अवेलेबल है। और दूसरी खास बात, आप जब भी स्टडी IQ से कोई बैच खरीदें, कोई भी कोर्स खरीदें, आप PK लाइव कोड का इस्तेमाल करें। जैसे ही आप कोड का इस्तेमाल करेंगे, आपकी फीस बहुत कम हो जाएगी, हमेशा और हर चीज में। तो ध्यान रखिएगा, ये कोड आपको हमेशा याद रखना है। ये फैकल्टी कोड है, जो कि मेरा कोड है, और इस कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर होगा। तो इसलिए देर मत कीजिए। और हाँ, एक चीज और है कि यह सुविधा केवल 200 बच्चों के लिए अवेलेबल है। तो क्विक एंड फास्ट ज्वाइन इट। शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।